गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नमस्ते हिस्ट्री। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस असर्शन एंड रीजनिंग में मिल जाएंगे, स्टेटमेंट वाइज आपको मिल जाएंगे यूपीपीएससी, यूपीएससी या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो चलिए आगे देखते हैं कि क्या क्या डिफरेंस थे फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में। अब देखो, इससे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूं, मैंने इससे पहले पॉलिटी की कंप्लीट सीरीज अपलोड कर रखी है टिल दिस टॉपिक। तो आपको जो भी देखना हो पॉलिटी से रिलेटेड वो आप यहां पे देख सकते हो। तो भाई सबसे पहले यहां पे बात आ रही है कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी। तो फंडामेंटल राइट्स आप पे क्या है, कहां पे गिवन है? पार्ट 3 में गिवन है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल पार्ट 4 में गिवन है। 12 से 35 तक, 36 से 51 तक गिवन है। ठीक है, जो बेसिक राइट हैं, जो कि गारंटी किससे दिल मिलती है? इंडियन सिटीजन्स को बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसे क्या बोलते हैं? फंडामेंटल राइट्स। ऐसे राइट्स जो कि इंडियन सिटीजन्स को गारंटी देते हैं, और किस ये गारंटी कहां से मिलती है उन्हें? संविधान से। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर दी गाइडलाइंस, बहुत ध्यान से, आर दी गाइडलाइंस टू बी फॉलोड बाय द गवर्नमेंट। ये गाइडलाइन किन्हें फॉलो करनी है? गवर्नमेंट को फॉलो करनी है। वाइल फ्रेमिंग दी पॉलिसीज, गाइडलाइन किसे फॉलो करनी है? गवर्नमेंट को फॉलो करनी है। ठीक है, यहां पे पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात करी जाती है फंडामेंटल राइट्स के केस में। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इज एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल राइट्स। यहां पे इकोनॉमिक और सोशल डेमोक्रेसी स्टैब्लिश होगी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि कभी कभी आता है कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी किधर है और सोशल डेमोक्रेसी किधर है। तो हमें याद रखना है इकोनॉमिक और सोशल डेमोक्रेसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में। अगर आप देखोगे तो इसमें भी हमने 3 डिवीजन बनाए थे, सोशलिस्टिक था, गांधीयन था और लिबरल था। ठीक है, SGL, सोशलिस्टिक, गांधीयन और लिबरल प्रिंसिपल। वेलफेयर ऑफ ईच सिटीजन इज प्रमोटेड। यहां पे सिर्फ सिटीजन की बात होती है फंडामेंटल राइट में, यहां पे पूरी कम्युनिटी की बात होती है। जैसे कि अगर हम बात करें मैटरनिटी रिलीफ, आर्टिकल नंबर 42, तो वो पूरी कम्युनिटी पे लगता है, सारी लेडीज पे लगता है, पूरी कम्युनिटी पे लगता है। ठीक है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पूरी कम्युनिटी पे लगते हैं। जैसे आर्टिकल नंबर 40 पंचायती राज का सिस्टम पूरी कम्युनिटी पे लगेगा। आर्टिकल नंबर 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरी कम्युनिटी पे लगेगा। आर्टिकल नंबर 43A वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट पूरी कम्युनिटी पे लगेगा। लेकिन यहां जो होता है ना, ये हमारे सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए होते हैं। जैसे कि एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, डबल जियोपार्डी, सेल्फ इंक्रिमेशन, फ्रीडम टू प्रैक्टिस रिलीजन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी। तो ये सब आप क्या है? पर्टिकुलर सिटीजन्स के लिए। अगर आप फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है तो वो पनिशेबल है, लेकिन अगर आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल का वायलेशन होता है तो वो कोई क्राइम नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लास्ट वाला। ठीक है, पता नहीं ऐसा क्यों होता है, मैं लास्ट पॉइंट हमेशा लास्ट, इंपॉर्टेंट पॉइंट लास्ट में ही आते हैं। ठीक है, अब आप यहां देखो, अगर इस पॉइंट को समझोगे तो फंडामेंटल राइट्स क्या है? जस्टिसिएबल है। मतलब क्या, अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो आप कोर्ट जा सकते हो। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है? जस्टिसिएबल नहीं है। ये सिर्फ क्या होता है, ये कोई मैंडेटरी नहीं है। दीज आर दी डायरेक्टिव्स। ये गवर्नमेंट को बोला जाता है कि आप ऐसा करो, आपको ऐसा करना चाहिए। ठीक है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है? नॉन जस्टिसिएबल है। अगर आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉलो नहीं होता तो ऐसा नहीं कि आप कोर्ट चले जाओगे, आप कोर्ट नहीं जाओगे। ठीक है, दैट इज द थ्योरी ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। आगे बात समझ में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है? फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। हम सब जानते हैं, बट कौन से नहीं होते? आर्टिकल 20 और 21 सस्पेंड नहीं होते हैं। आर्टिकल 358 और आर्टिकल 359 के बारे में थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में बताइए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ये कभी सस्पेंड नहीं होते। फंडामेंटल राइट्स हमने कहां से लिया है? यूएसए से लिया है। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हमने कहां से लिए हैं? आयरलैंड से लिए हैं। ठीक है, और ये छोड़ दो, ऐसा कोई जरूरत नहीं है आप लोगों को पढ़ने के लिए, इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। बस ये ध्यान रखो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हमने कहाँ से लिए हैं? आयरलैंड से लिए हैं। ठीक है, ध्यान रहेगा ये। ठीक, बस यहाँ ये लिखा है कि आयरलैंड में कहाँ से लिए हैं? स्पेन से लिए हैं। लेकिन हमें ध्यान रखना है डायरेक्टिव प्रिंसिपल हमने कहाँ से लिए हैं? हमने आयरलैंड से लिए हैं। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? कोई डाउट नहीं है किसी को भी? ठीक, अब देखो यहाँ पे फिर एक डिफरेंसेस और भी है कि फंडामेंटल राइट आपके नेगेटिव होते हैं अप्रोच में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आपके पॉजिटिव होते हैं अप्रोच में। ऐसा क्यों? क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आप देखते हो ना कि ये पॉजिटिव अप्रोच है। पॉजिटिव अप्रोच क्यों है? ये पॉजिटिव अप्रोच इसलिए कि आप देखो कि स्टेट को या गवर्नमेंट को
काम करने के लिए बोला जाता है। लेकिन नेगेटिव, फंडामेंटल राइट नेगेटिव क्यों? क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट कोई भी छेड़छाड़ नहीं करती है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से गिवन। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पॉजिटिव है क्योंकि यहाँ पे काम करने को बोला जाता है, ठीक है। फंडामेंटल राइट में कोई लेजिस्लेशन की जरूरत नहीं होती, ऐसा नहीं होता कि लोकसभा से पास होगा फिर राज्यसभा से पास होगा फिर वो प्रेसिडेंट साइन करे, ऐसा कुछ नहीं है। नो नीड ऑफ लेजिस्लेशन फॉर इंप्लीमेंटेशन, बट इन डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी नीड ऑफ लेजिस्लेशन फॉर इंप्लीमेंटेशन। जैसे अगर आप बहुत बड़ा एग्जाम्पल देखो तो आर्टिकल नंबर 40, आर्टिकल नंबर 40 क्या बोलता है? अगर आपको याद होगा कि भैया पंचायती राज, और पंचायती राज को लाने के लिए भैया बहुत सारी कमेटीज आई, उन कमेटीज के बाद वो पूरा फॉर्मुलेट हुआ, लोकसभा राज्यसभा सब जगह से पास हुआ, तब कहीं जाके आपका 73rd अमेंडमेंट 1992 आया। तो ठीक है, तो ये आप देखो, अगर आपको सही से पढ़ना है इस चीज को तो बस इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं आपके। तो ध्यान रखना, डीपीएसपी क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं एंड देयर रिक्वायर्ड लेजिस्लेशन, इनको लागू करने के लिए हमें लेजिस्लेशन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो डीपीएसपी क्या है? पॉजिटिव है एंड दे रिक्वायर लेजिस्लेशन, ठीक है। अब कई केस आते हैं, जैसे सबसे पहला इंपॉर्टेंट केस आता है चंपाकम दुराई रंजन केस। चंपाकम दुराई रंजन केस, इसमें यह बोला जाता है कि फंडामेंटल राइट सुपीरियर हैं, फंडामेंटल राइट सुपीरियर हैं ओवर डीपीएसपी, और डीपीएसपी एक्ट एज ए सब्सिडरी ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स यहाँ पे क्या है? इस एक्ट में सुपीरियर हैं। चंपाकम दुराई रंजन केस। फिर आता है गोलकनाथ केस। गोलकनाथ केस में क्या बोला गया है कि फंडामेंटल राइट कांट चेंज विच आर सैक्रोसैंक्ट इन नेचर, ये एक तरीके से सैक्रोसैंक्ट है, मतलब पवित्र हैं, इन्हें चेंज नहीं किया जा सकता। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि अकॉर्डिंग टू 42nd अमेंडमेंट 1976 आर्टिकल 39, आर्टिकल नंबर 39 प्रिसाइड करता है, आर्टिकल नंबर 39 प्रिसाइड करता है ओवर आर्टिकल 14 एंड 19 के ऊपर, ठीक है। 39 बी एंड सी है यहाँ पे, ये 25th अमेंडमेंट से हुआ था कि आर्टिकल 39 बी एंड सी प्रिसाइड करेंगे ओवर आर्टिकल 14 एंड 19। ये बाद में हुआ था, ये मैंने यहाँ लिख दिया, इसमें नहीं है। ये मिनर्वा मिल केस आया 1980 में, ये क्या, इसमें क्या बोला गया है? इसमें यह बोला गया है कि बोथ आर इंपॉर्टेंट, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, बट फंडामेंटल राइट अमेंडेड फॉर इंप्लीमेंटिंग डीपीएसपी बाय पार्लियामेंट बट कांट चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोला गया है कि दोनों ही इंपॉर्टेंट है, बोथ आर इंपॉर्टेंट, बट फंडामेंटल राइट अमेंडेड फॉर इंप्लीमेंटिंग द डीपीएसपी बाय पार्लियामेंट, बट क्या करना है? हमें बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करना है, ठीक है। आ गई बात समझ में? दीज आर इंपॉर्टेंट केसेस रिलेटेड टू, लेकिन हमें याद रखना है कि फंडामेंटल राइट्स हमेशा सुपीरियर होते हैं ओवर डीपीएसपी। एक ये क्वेश्चन बहुत आता है, एक ये वाला क्वेश्चन बहुत आता है कि 39 बी और सी आर्टिकल प्रिसाइड करता है ओवर आर्टिकल 14 एंड 19 के ऊपर, और किस अमेंडमेंट से? 25th अमेंडमेंट से, ठीक है। चलिए, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो। और हाँ, एक चीज़ और है, सैक्रोसैंक्ट इन नेचर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सैक्रोसैंक्ट होता है ये, मतलब एक तरीके से पवित्र है ये, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच। दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट्स।